पिछली क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लास करी थी, उसको देख सकते हैं। वो आपके डाउट जो बच्चों ने पूछे थे वो आपके भी डाउट हो सकते हैं। अराउंड 20-21 तक क्वेश्चंस के डाउट हम लोगों ने लेके चले थे। उसके बाद के अगर कोई डाउट आपके होते हैं तो मुझे बताइएगा आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में आफ्टर द क्लास वाइंडिंग अप द नॉर्मल क्लास हम करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कभी भी आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, चाहे वो आप बीकॉम ऑनर्स में पढ़ें, बीकॉम में पढ़ें, बीबीएस में पढ़ें, बीएफआई में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, इवन बीबीए में पढ़ें, एमबीए में पढ़ें, बीसीए में पढ़ें, एमसीए, कहीं भी जाएंगे ये चैप्टर जरूर पढ़ना होता है। सीए फाइनल में ये चैप्टर हर जगह पे, मतलब जहाँ कंपनी सेक्रेटरी, आईसीडब्ल्यू, आईसीएम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जहाँ जहाँ सीएफए कहीं भी पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां भी आप मैनेजरल पोजीशन में जाएंगे आपको अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग ना 3 स्टेज में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, ये आप अभी 11th में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये आप 12th में पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, वो भी आप 12th में पढ़ेंगे। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी भी 12th में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे 12th में आपका सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग, दो कंपनी अकाउंट्स, और तीन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन आपकी बुक्स जो है वो 3 है। 11th में आपके पास सिर्फ एक ही किताब है, उसी तरह की मोरलेस इसी सेम साइज की आपकी फर्स्ट बुक है। और ऐसी इसी थोड़ी सी कम मोटी आपकी 2 किताबें, 3 किताबें आपकी होती हैं। और 12th में हम सिलेबस को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं बाय अक्टूबर एंड। जब अक्टूबर एंड हमें सिलेबस वाइंड अप करना है तो नॉर्मल क्लास 1.5 आवर की, और समर वेकेशन में जो क्लासेस होती हैं 2 घंटे की, 2.5 घंटे भी हो सकती हैं। ठीक है। तो समर वेकेशन अगर आप प्लान करेंगे तो ढंग से प्लान करना। रिकॉर्डिंग का बैकअप होता है, लेकिन क्योंकि क्लासेस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो बैकअप बैकअप सब हवा हो जाता है, फिर धज्जियां उड़ती हैं। जिस व्यक्ति ने 12th में अपनी समर वेकेशन खराब करी, पता चला चाचा ताऊ नानी नाना के घर छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, तो प्लीज 12th में मत जाना। स्टे हियर एंड स्टडी। ओके। अब आए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें बनानी पड़ती है। तो वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी एक एक कंटेंट को पढ़ेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आज की क्लास में हम सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन करें, प्रैक्टिकल भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, जैसे होता है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। ठीक। जो बुक्स में दे रखा है उससे कुछ अच्छे और बढ़िया तरीके में बताऊंगा आपको। और एक होता है अकाउंट बनाना, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, सिंपल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, सिंपल बैलेंस शीट बनाना, ट्रायल बैलेंस से उठा के करना। आई होप प्रोविजन और रिजर्व चैप्टर में करा चुका हूं आपकी क्लास में। दैट्स सुकून, है ना, सुकून है जिंदगी में आप। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 चैप्टर रहते हैं, एक ये चैप्टर, एक दूसरा, और तीसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री से। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स है। जब आपको पहला और दूसरा चैप्टर आता है तब तीसरे चैप्टर पे ग्रिप होती है। पता नहीं कुछ स्कूल्स में मैंने देखा पहले सिंगल एंट्री करा दिया, कैसे कराया मैं नहीं जानता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट थिंग। भाषणबाजी कम, काम की बात शुरू करते हैं, चलिए। तो आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू। जो ऑनलाइन है उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, क्लास ग्रुप में मैंने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट डाला हुआ है। कैन यू सी दिस, दिख रहा है आपको ऑनलाइन में? इज यस इट सर। विजिबल? यस सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होते हैं जो आपके बिजनेस की क्या दिखाएं, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएं, और उसके बिजनेस की क्या दिखाएं, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएं। दो। तो डेफिनेशन वगैरह तो बहुत कम आती है, लेकिन उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अगर हम बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोटे मोटे तौर पर 2 तरह से बनते हैं। टू नो प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। और मैं जो आपको तैयार कर रहा हूँ वो 11th या 12th के लिए तैयार नहीं कर रहा, उसके बियॉन्ड तैयार करूंगा। इस चैप्टर में जब आपका अगला चैप्टर आएगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, आपके सिलेबस में सिर्फ 16 एडजस्टमेंट्स हैं। मैं आपको कराऊंगा 29 एडजस्टमेंट्स, 32 भी हो सकती हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के जो केसेस हैं वो आपको 11th क्लास में आई टेक 8 या 9 केसेस विद यू, 12th में आई टेक 23 केसेस ऑफ दैट। वो इतना डीप है टॉपिक, लेकिन उसकी शुरुआत 11th से हो जाती है। तो 12th में यू विल फील योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू योर पीयर ग्रुप। और
जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तब आपको ये समझ में आएगा, तब आपको याद आएगी कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको। यू विल रिकॉल। वैसे भी याद रखोगे, ऐसी बात नहीं है, बट यू विल रिकॉल एज एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स, क्योंकि इन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन आपको ग्रेजुएशन में दिखता है। और ये बेस है, बहुत सॉलिड बेस है। अगर आपने अभी तक कुछ ढंग से नहीं करा, कोई बात नहीं, इन 2 चैप्टर को ढंग से कर लीजिए, 11 तो निकल ही जाएगी आराम से। और 12th में ये जो 2 चैप्टर बताने जा रहा हूँ, 12th में इन 2 चैप्टर का जो इफेक्ट है, 35 और करीब करीब 55 मार्क्स पर इसका वेटेज पड़ती है इन 2 चैप्टर का। इन 2 चैप्टर का इम्पैक्ट जो 80 में से 80 में से कम 50 नंबरों पर ये 2 चैप्टर का इम्पैक्ट पड़ता है, सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। बेस है ना बेटा, 11th में तो बेस पढ़ा रहे हैं ना आपका, 11th में बेस है आपका। क्योंकि इस चैप्टर से एक चैप्टर जिसे कहते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है लेकिन सीयूटी के सिलेबस में 12th के, उस पर वो पूरी पूरी इस पर बेस्ड है। अगर वो भी होता तो 60 मार्क्स का जो है वेटेज पड़ती, 10 नंबर की आती थी पहले बोर्ड एग्जाम में। आउट ऑफ 80 60 मार्क्स के चैप्टर्स पर ये 2 चैप्टर का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कितना जरूरी है आपके लिए ये समझना। और इनको इसलिए मैं तबीयत से, तरीके से, तमीज से, आराम से ये आपको कराऊंगा ताकि आप कोई गड़बड़ ना करें। रटना कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज लॉजिकल। तो हमने बोला टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता चलती है आपको? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के पता चलती है प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शब्द किस में यूज होता है? पार्टनरशिप में एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में यूज होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये शब्द यूज होता है। लेकिन कंपनी में हम इसको क्या बोलते हैं? कंपनी में इसके लिए टर्म होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नो अकाउंट एज ए सफिक्स, कोई अकाउंट नहीं लगता इसमें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट है इसलिए अकाउंट तो लगाएंगे नहीं। ये किसके साथ यूज होता है? ये कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये यूनिवर्सली इसे क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं, बैलेंस शीट। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने हल्की फुल्की बैलेंस शीट बनाई थी, अब हम प्रॉपर तरीके की बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड बिलीव मी, मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का लॉजिक पोस्ट ग्रेजुएशन में समझा था। वो भी अचानक देखिए, मेरी मेरा तरीका रटाने का तो नहीं है। मैंने सोचा यार कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे, क्या क्या रीजन है, मैं क्यों बनाते हैं, लेफ्ट में इधर कुछ रखते हैं, राइट में इधर क्यों रखते हैं, व्हाट इज द लॉजिक। ये मुझे 12th से परेशानी थी, मैं समझ नहीं पाता, मुझे मतलब दिमाग में क्वेश्चन था लेकिन कभी मुझे इसका जवाब नहीं मिला। आई डिड माई बी कॉम ऑनर्स, आई डिड माई एम कॉम, आई डिड माई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन तब तक मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब एम कॉम को मैं बी कॉम ऑनर्स के साथ साथ मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना शुरू कर दिया था। बी कॉम ऑनर्स होते होते मैं आधा कॉस्ट अकाउंटेंट बन चुका था, और एम कॉम होते होते पूरा बन चुका था। ठीक है। तो एम कॉम फाइनल में जाकर तब मुझे समझ में आया कि जब मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करा तब समझ में आया कि भाई क्या, अरे तब पता चला कितना सिंपल सा, कितना अच्छा सा लॉजिक है। दैट आई विल कम्युनिकेट यू। ऐसे, बिलीव मी, नन ऑफ योर यार रिकॉर्डिंग, नन ऑफ योर टीचर्स, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, दे विल टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दैट। आई टेल यू। ठीक है। और उसके बाद आपको लगेगा अब तो मजाक है, कुछ रटने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज सो वेल नेट डालेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब जरा देखें आपके सामने स्क्रीन पर, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने तो आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट आता है, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल पोजीशन आती है, लेकिन इसके अलावा 2 कंपोनेंट और होते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले आपको एक अकाउंट और बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। भाई जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, आप सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, है ना, सीमेंट मैन्युफैक्चरर, आप किसी प्रॉपर पेंट इंडस्ट्री के अंदर आप प्लेयर हैं, पेंट इंडस्ट्री में आप टायर बनाने वाली कंपनी है, ये तो मैन्युफैक्चर करते हैं ना कुछ। तो जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको एक अकाउंट और बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत पहले, करीब करीब 20 साल पहले इस सिलेबस में होता था। सी द नोट्स, उसमें दिख रखा होगा, अपने फोन पे नोट्स देखिए। हाँ देखिए, मैं पेज नंबर 1 पे ही। हाँ, 12th में इसका कोई रूल नहीं है, बीकॉम ऑनर्स में इसका रूल होता है जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं।
इनकम स्टेटमेंट जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो हमारे प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, इन सबको निकालने के लिए हेल्प करता है। स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन बैलेंस शीट को कहते हैं। और एक होता है शेड्यूल एंड नोट्स टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। देखो बेटा, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत सिंपल है, कोई पंगा नहीं है उसमें। लेकिन कंपनी का अकाउंट जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और कम्बरसम होता है। तो अगर आपके कंपनी अकाउंट की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कोई आइटम आया और आपको उसका डिटेल देना है, तो उसके लिए नोट्स बनते हैं। मतलब अभी आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, सिंपल बनेगी। लेकिन कंपनी अकाउंट में जब जाएंगे तो बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट बनती है और उसके नीचे अगर बैलेंस शीट एक पेज की हुई तो कम से कम 20 पेज के नोट्स बनते हैं नीचे, प्रैक्टिकल लाइफ में। कि भाई करंट असेट्स है, करंट असेट्स के कौन कौन से कंपोनेंट है, करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, सारी डिटेल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल फॉलो करता है ना अकाउंटिंग, तो नोट्स टू अकाउंट्स में दी जाती है। पार्टनरशिप और सोलो प्रोप्राइटरशिप में आपको नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ते हैं, बट इन केस ऑफ कंपनी आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो चार कंपोनेंट बने, आपकी बुक्स में तीन ही दिखाएंगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और क्या बोलेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, जो कि बैलेंस शीट और इनकम के स्टेटमेंट जो होते हैं ना, आइटम होते हैं, उनके बारे में डिटेल एलोबरेट करता है। ठीक है जी। एग्जाम में कभी आएगा तो आप जो टीचर आपके बता रहे हैं उस तरीके से करेगा, मैंने तो बता दिया, क्योंकि वो टीचर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में बोलेंगे नहीं आपको। बोला सर क्या? अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव है कि आपका प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन पता लगाना है और आपका फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए अब चला चलते हैं कि क्यों एक आइटम को हम बैलेंस शीट के अंदर ले जाते हैं, क्यों एक आइटम को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर डाल देते हैं। मतलब हमारे तो दो कंपोनेंट है ना, एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक है बैलेंस शीट। क्यों किसी आइटम को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में डालते हैं और क्यों उसी आइटम को उठा के हम कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में डालते हैं, ये आपको समझ में आएगा जब आप समझेंगे डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई व्यक्ति मुझे बता सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे आप मुझे बताएं। यस, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। अंजनी ने क्या करा कि अ, अंजनी ने सोचा कि भाई उसके फेयरवेल है, फेयरवेल में जूनियर्स भी आते हैं और सीनियर्स भी आते हैं। भाई तुम तो 11th के हो ना, तो तुम लोग अपने सीनियर को फेयरवेल दे रहे हो ना, तुमसे जूनियर 10th वाले भी आएंगे क्या उसमें? नहीं आएंगे ना, 10th वाले, 10th वालों को थोड़ी फेयरवेल दिया जाता है। नहीं। तो ये आप 11th में हैं अभी, और आप 12th में अपने सीनियर्स को फेयरवेल देंगे। तो जब आप सीनियर के सामने जाएंगे तो क्या बुद्धू बन के जाएंगे, ऐसे बन के जाएंगे, कैसे बन के जाएंगे? स्मार्ट बन के जाएंगे, अच्छे बन के जाएंगे, अट्रैक्टिव बन के जाएंगे, गुड लुकिंग बन के जाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं अंजनी, आप बहुत सुंदर हैं और आप और सुंदर दिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? बताओ बताओ। कुछ नहीं। आप क्या करेंगे? वो काजल लेंगे ऐसे पांचों उंगलियां मिला के, हैं भाई, काजल लेंगे ऐसे मिला के ऐसे लगाएंगे चेहरे पे, और जैसे कमांडो जाते हैं एक्सपीडिशन पर, वैसे, और खाकी यूनिफॉर्म पहन के, बेल्ट पहन के, जूते पहन के, ठीक है, यहाँ दंबुकें लगा के, चाकू, हेड, और वो मिलिट्री का है हेड लगा, ऐसे करके जाओगे फिर? कैसे? कोई मुझे ऑनलाइन में बताइए, धनिष्ठा, इफ यू वांट टू लुक मोर ब्यूटीफुल, यू आर ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल, तो क्या करेंगे बेटा, बताइए आप कैसे अपने आप को और ज्यादा सुंदर बनाएंगे? तो हाँ, शुभांकर, गजब बच्चा है भाई, असर पड़ रहा है वीर का उस पर। अच्छा बताइए, मेरी प्लीज आंसर। सर काजल तो ऐसे 5 उंगलियों के साथ नहीं लगाएंगे। वो कह रही है काजल लगाऊंगे लेकिन 5 उंगलियों के साथ नहीं लगाऊंगे, हल्के से लाइनर से काजल लगाएंगी। नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है, और क्या करेंगे बेटा बताइए? अच्छे से ड्रेसअप करेंगी, शायद मम्मी की बढ़िया वाली साड़ी या खुद बढ़िया वाली साड़ी पहन लेंगे आप। ठीक है, वैसे सीनियर्स को साड़ी होता है, जूनियर्स को तो सूट, चलो बढ़िया वाला सूट पहन लेंगे, शानदार चमचम सूट है। नहीं नहीं, और क्या करेंगे बताइए? अच्छा, किसी की सुंदरता ज्यादा लोग चेहरे से, जैसे हम मिले मलिक बाबा, बहुत स्मार्ट मलिक बाबा, परसों शादी में गया था, क्या दिख रहा था, रणवीर कपूर लग रहा था। ठीक है, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के गाना गा रहा था वहाँ स्टेज पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अगर आप किसी सीन, मतलब अगर आप इस मौके पे जा रहे हैं, जरा समझना,
जो खर्चा आपने काजल पे किया, आईलाइनर पे किया, फाउंडेशन पे किया, बेस लगाया, और बहुत सारे जो होते हैं देख रहे हैं ना, चेहरे पे आप लगाते हैं, शरीर पे लगाते हैं, फ्रेग्रेंस यूज कर रहे होते हैं, बढ़िया क्वालिटी का परफ्यूम यूज कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे खर्चे अगर मैं बिजनेस के टर्म में बोलूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, है ना। अब अबीर की सहेली बोली, सुनो हमारी फेयरवेल है, हमारे लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग करवाओ। तो अबीर ने कहा चलो सोनियो चलते हैं, ठीक है। उनको मस्कारा, उनको उनको लश्कारा मस्कारा जो भी दिलवाया वो दिलवाया, काजल दिलवाया, ठीक है, लिप ग्लॉस दिलवाए, और वो हाथ में छन छन करने वाली चूड़ियां दिलवाई, सब कुछ दिलवाया। और अबीर का बिल बन गया 1.5 लाख रुपए का। हाँ, ठीक है। अबीर तो झोला पेट के चल रहा है ना, साथ साथ पीछे शॉपिंग बैग लेके कैरी कर रहा है। मैं यूएस गया था, बच्चों को लेके कई 4-5 बार जा चुके हैं। तो न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले एक जगह थी, टेंजिस पार्क कहते हैं उसको, वहां पर ना शॉपिंग हब है, मतलब न्यूयॉर्क के सारे लोग उधर ही आते हैं, मतलब बहुत थ्रो अवे प्राइसेस में मिलता है। तो मैंने वो छोड़ दे, लड़कियां जो थी ना, वो जैसे कोट पे टांगने वाला बैग होता है ना, इतने बड़े बड़े बैग, तो उसके अंदर सारा सामान। भाई लड़कियां सारी खाली हाथ चल रहे हैं, लड़के उनके बैग उठा के चल रहे हैं पूरा पूरा। लड़कों ने शॉपिंग कर हम कब करें, इन्हीं की शॉपिंग खत्म नहीं हो रही। तो ऐसे ही सौभाग्य से एक सहेली अबीर को मिल गई। अबीर इज कैरिंग बोथ द हैंगर्स एंड मूविंग। तो समझिए बेटा, जो सहेली का जो खर्चा था, सौंदर्य प्रसाधन उन्होंने खरीदे, ठीक है, वो सब कहलाए क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन सहेली बोली हाथ सूना लग रहा है, राडो की घड़ी चाहिए मन ने तो। अरे ले भैया तू ये भी खरीद ले। अरे वो कुछ रिंग, वो क्या कहते हैं बीटीएस वाले जो है वो प्लेटिनम के रिंग, वो भी चाहिए था, ले सोनिया तो ये भी खरीद ले, ठीक है। वो भी खरीद लिया। और बोला कि कोई बहुत बढ़िया सा एक थोड़ा सा पतले सोने का वो गले का जो होता है हार, वो भी चाहिए मुझे, वो भी ले लिया। बोले मुझे इयर रिंग भी चाहिए शानदार, लेकिन मुझे इयर रिंग गोल्ड 24 कैरेट से कम के नहीं चाहिए, डायमंड स्टड होना चाहिए। उसने कहा सोनिया ये भी ले लो तुम। क्या चित्र पड़ेंगे पापा से देख लेंगे। अब आप देखिएगा, उस सहेली ने सजने के लिए कॉस्मेटिक्स वगैरह जो यूज करे उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि वो तो मुंह धोए और साफ हो गए। लेकिन वो जो घड़ी दिलाई उसने इसको, और जो उसको रिंग दिलाई प्लेटिनम की, कान के झुमके हुए जो थे, गले का हार था, वो क्या होता है, पार्टी आने के बाद फेंक थोड़ी देंगे, रख लेंगे ना उसको। तो वो रखा जाएगा। हो सकता है नई पार्टी में जाए तो उन्हीं को पहन ले, या फिर कभी अबीर से बोलेंगे कि सोनिया और दिलवाओ हमें थोड़े से। ये सारे के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ठीक है। लेट अस थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपने अपने तरीके से समझ लिया कि आप जो भी मेकअप का सामान यूज कर रहे हैं अपने लिए, वो क्या हो गया। अच्छा कुछ बोलते हैं कि सर लिपस्टिक लगाने का फेंक थोड़ी देते हैं। अरे तो एटर्नल थोड़ी होती है वो, कि दादी ने खरीदी थी तुम अभी तक यूज कर रहे हो पोतियां। कंज्यूमेबल होती हैं बेटा, वो कंज्यूमेबल होती हैं, है ना, है ना। अब एक बार शुभांकर ने लगाई, इतना बढ़िया टेस्ट लगा, काट के खा गया। फिर लगाए, फिर खा गया। बचपन में मम्मी ने इन्हें खाना बनाया था, लिपस्टिक लगा दी थी भाई, सारी लिपस्टिक चूस गया। सोचे शुभांकर लिपस्टिक लगा गया कैसे लगेगा। कंज्यूमेबल। अरे आप नहीं लगा रहे यार। कंज्यूमेबल आइटम जो होते हैं ना बेटा, उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो बिजनेस के अंदर वो आइटम जो आप क्या कर रहे हैं, यूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कंज्यूमेबल आइटम बोलेंगे, यूज करने के लिए बोल रहे हैं इनको, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं। और जिन्हें आप रखते हैं अपने बिजनेस में टू जनरेट रेवेन्यू, टू जनरेट सेल, टू जनरेट प्रोडक्शन, उन्हें कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए, हाँ, रुद्रा एक मल्टीप्लेक्स का मालिक है। इसने देखा कि इसके मल्टीप्लेक्स में ना, आपने देखा होगा ना, कई सारे जो मल्टीप्लेक्स में आप जाते हैं, सीट होती है पीछे की तरफ, एक प्लेटफॉर्म से खाली छोड़ रखा होता है उन्होंने। तो इसके मल्टीप्लेक्स में 100 सीट्स हैं। और अगर ये मल्टीप्लेक्स के खाली स्पेस में भी सीट लगा देगा तो 20-20 सीट और आ जाएंगी। ये मल्टीप्लेक्स की सीटें बदलवा लेता है, एयर कंडीशन को थोड़ा ठीक कर देता है, दीवारों का इंटीरियर थोड़ा सा ठीक कर देता है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, मेंटेनेंस कहलाती है वो। लेकिन ये 20 सीट अगर डलवा देता है, 20 सीट डलवा देता है वहां पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा। क्योंकि वो तो क्या होगा देख, सिनेमा हॉल में, अब जैसे मैं बताता हूँ, आई जस्ट टेल यू। जैसे मान लिया जाए कि सौरभ मान लो मूवी देखने के लिए चला गया, और हॉरर मूवी देखते समय बड़ा एक्साइटेड होता है, तो ये क्या करता है, पॉपकॉर्न खा रहा होता है और कुर्सी ऐसे पकड़ता है, और जब सीन खत्म होता है तो तब तरफ फोम हाथ में होता है इसके, ये क्या हो गया।
और भाई साहब ऐसे 4-5 दर्शक और आ जाएं, अलग अलग कुर्सी में बैठे, तो कुर्सी में तो छेद हो जाएंगे। तुम बैठो, तस्वीर तुम्हारी धरती पे टकराएगी। तो वो सीट तो ठीक करनी पड़ेगी ना। आप 200, 400, 500 रुपये किराया लेते हो उनसे बैठने का, तो वो तो ठीक करना पड़ेगा आपको। तो वो मेंटेनेंस कहलाएगी ना बेटा। लेकिन आपकी कुर्सियां सीधी खड़ी थी, आपने उन्हें चेंज करके रिक्लाइनर बना दिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, वो क्या है? आपके पास कूलर लगे हुए थे, पहले आपने उसकी जगह पे क्या कर दिया, आपने एयर कंडीशनर लगवा दिए। लेकिन एयर कंडीशनर की रिपेयरिंग, गैस वैस भरवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, तो अपने नोट्स पे जब आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें लिखी हुई समझ में आएंगी। The benefit is derived by business more than a year is called capital expenditure. जिसका बेनिफिट 1 से ज्यादा साल तक चले उसे क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, इन्हें बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाता है, इन्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के अंदर हम नहीं शो करते हैं। तो थोड़ा समझ में आया होगा कि किस आइटम को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में ले चलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेके चलेंगे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्हें कहाँ लेके चलेंगे आप? बैलेंस शीट की एसेट साइड में लेके चलेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द रिकरिंग एंड रूटीन नेचर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है। हाँ बोल। एक्सपेंसेस अगर एसेट्स पे हुआ तो उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और वो एसेट्स में आएगा, उस तरह से आएगा, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे उनको। देखो जो आप पैसा खर्च कर रहे हो एक्सपेंस तो है वो, लेकिन उसका नेचर बताएगा कि वो रेवेन्यू नेचर का था या कैपिटल नेचर का था। कैपिटल नेचर का हो तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। रेवेन्यू नेचर का हो तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से वाले जाते हैं? जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से जाते हैं? इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। तो एक शीट और भेजी थी मैंने आपके सामने, देखिए। मैं आई एम जस्ट शोइंग यू दूसरी वाली शीट जो थी, ताकि आपको ध्यान रहे, उसको भी पढ़ते चलेंगे। प्रिंट जब मैं दूंगा ना, तो दोनों प्रिंट सामने रखेंगे आप लोग। हाँ मैं दिखा रहा हूँ ना, तो मैंने दुनिया के जितने भी थे सारे उठा के डाल दिए ना इसके अंदर। क्या बेटा जी? क्या बोल रहे हैं आप? अभी आएंगे ना, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। अरे वो थोड़ा बहुत पढ़ा था, आप डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, कैन यू सी दिस? दूसरा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? बोलो ऑनलाइन वालों, दिख रहा है? यस सर। ये शीट भी आपको भेजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, ये सब दे रखा है आपके सामने। ठीक है, ये भी हम लेके चल रहे हैं। तो चलिए दोबारा से देखते हैं, हम अपने उसी डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं। दे आर इनकर्ड टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, उसको बनाए रखने के लिए। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कैटेगरी के होते हैं। और इन्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता है। डायरेक्ट क्या होंगे, इनडायरेक्ट क्या होंगे, थोड़ी देर बाद में आएंगे हम उस पर। और उस शीट के रेफरेंस से हम उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिर आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई जैसे मान लिया जाए, मैंने पहले भी कहा था आपको कि आपने शाहिद खरगोश कपूर को हायर किया अपनी मूवी के या अपने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, और उसे 4 करोड़ रुपए दिए 4 साल के लिए। 1 करोड़ क्योंकि आपने यूज कर लिया, इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, एडवर्टीजमेंट। तो कहाँ डाल देंगे उसे आप? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे, डेबिट साइड में। जो बच गए 3 करोड़ रुपया, उन्हें कहाँ शो करेंगे? एसेट्स में शो करेंगे, क्योंकि उसका बेनिफिट अभी आपको फ्यूचर्स में मिलना है। तो बेटा समझना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों एसेट साइड में जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पूरा जाएगा, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जो भी अनएक्सपायर्ड है, सिर्फ वो जाएगा कहाँ? बैलेंस शीट में और एसेट साइड में। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर चला जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने पहले ही बताया था, देखो ये रहा। Only that portion of expenditure should be charged to profit and loss account which has facilitated enterprise to earn revenue during the current year. जो बचा हुआ पोर्शन उसे कहाँ डाल देंगे हम? बैलेंस शीट में डाल देंगे। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। और कहाँ शो होगा वो? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो होगा, देख रहे हैं। और जो आपने इस्तेमाल कर दिया उसे कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे उसको। ठीक है, विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चार्ज करके कहाँ भेजेंगे उसको? डेबिट साइड में। सॉरी, तुम कितना लेट हो, देखो बच्चे कितने पहले आ गए। ये शुड भी, कोई बात नहीं, ये तो 11th के बच्चे हैं, बैठ जाओ।
पीछे बैठ जाओ, 11th के बच्चे हैं, क्लास खत्म नहीं हुई इनकी अभी। दिस इज फाइन। नहीं नहीं, अभी इनकी क्लास तो खत्म होने तो वहां बैठ जाओ। ठीक है जी। बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे दिख रहे हैं आपको ये? एसेट साइड पे दिख रहे हैं। और जो पोर्शन खत्म हो गया उसे कहाँ दिखाएंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ऑनलाइन में बात समझ में आ रही है वाली? Yes, sir. ठीक है। एक आइटम एसेट साइड में चला जाएगा और एक आइटम कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे लेके चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है आपके पास कई बार एग्जाम में, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस की फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए किया जाता है, ये रनिंग बिजनेस को करने के लिए किया जाता है। इससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या बढ़ता है? इससे अर्निंग प्रॉफिट को हेल्प करने में हेल्प करता है। इसका बेनिफिट एक से ज्यादा साल तक चला जाता है, इसका बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाता है। ये रिलेटिव एसेट्स में डेबिट किया जाता है। एसेट्स में डेबिट करने का मतलब जान रहे हैं? उसके अंदर जोड़ देना। और ये रिलेटिव एक्सपेंस में डेबिट किया जाता है। इसका अकाउंट एसेट्स है, इसका अकाउंट नेचर क्या? एक्सपेंस है। इसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है, उसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में शो किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं क्या? कॉस्ट ऑफ प्लांट और मशीनरी, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर फिक्सचर्स, ये डेप्रिसिएशन है, ये मशीनरी प्लांट पे, ये रेंट है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। ठीक है जी। अच्छा एक चीज समझिए आप, अभी तो मैंने मोटा मोटा बता दिया ना कि भाई आप फेयरवेल में चले गए, आपने अपने लिए ड्रेस मटेरियल कॉस्मेटिक्स खरीदा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपने अपने लिए क्या खरीद लिया? घड़ी खरीद ली, आपने अपने लिए इयर रिंग्स खरीद लिया, अपने लिए चेन खरीद ली, ठीक है, वो सब चीजें खरीद ली, कलीरे खरीद लिए, उसे पहन के कोई फेयरवेल में जाएगा? यू नो व्हाट आर कलीरा? ये ट्रेंड भी बॉलीवुड की फिल्म स्टार्स ने शुरू करा था। मेटल नहीं होता बे, और फिर अगर लड़कियां देखे ना, हाथ में वो तो लंबे लंबे से वो झालर झालर से पहन रहे होते हैं। हाँ, ये बिग फैट इंडियन वेडिंग्स में आता है। दिखाओ दिखाओ, सबको दिखाओ। वो देखो, ओरे ये। हाँ, ऑफ कोर्स, यस, शादी में पहने जाते हैं वो, है ना? पहनोगे तुम क्या? अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, अब मैं कलीरे नहीं दिखाऊंगा आपको क्या होता है, उसको नहीं बात करेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो वो सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी। अब जरा समझते हैं। बेटा एक बात समझो, अब कैसे पता लगाएंगे क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? क्योंकि आप तो बिल्कुल बेसिक से नए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अगर अमाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है अमाउंट, मान लिया एडवर्टीजमेंट में हमारा हर साल 5 लाख रुपए खर्च होता है, इस बार हमने एडवर्टीजमेंट में 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, है ना? तो आपको देखना पड़ेगा कि 5 करोड़ किस फॉर्म में खर्च किया है। पता चला 5 करोड़ में आपने 5 एक्टर हायर कर लिए थे जो 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए आपके ब्रांड एंडोर्समेंट करेंगे। ऑब्वियसली अब आपको समझ में आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रहा नहीं है, ये क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चला गया। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉर्मली लार्जर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट डजंट मीन दैट इफ द अमाउंट इज स्मॉल इट इज अ रेवेन्यू। अब सुनो जरा, आपने एक मशीनरी खरीदी और मशीनरी को एस्टेब्लिश कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मशीनरी चालू ही नहीं हो रही थी, उसमें एक इलेक्ट्रिकल कंडेंसर लग रहा था जो सिर्फ 200 रुपए का था। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ह्यूज होते हैं, 200 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा ना? क्यों कहलाएगा? इट इज ए पार्ट ऑफ योर एक्विजिशन कॉस्ट। इसी कंडेंसर की वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेट होगी और आपकी मशीन चलेगी। अगर आप कंडेंसर नहीं लगाएंगे, ठीक है, आपने फैन देखिए, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में एक छोटी सी ट्यूब टाइप की गोली ऐसी लगी रहती है, कभी को देखा? कवर हटता है जब वो, तो एक बहुत गोला सा कैपेसिटर जिसे कहते हैं वैसे लगता है, उसको छोटा सा लग रहा था, गोल सा, सेल जैसा। वो हटा दो कि पंखा चलेगा नहीं, और चलेगा तो एक ही रफ्तार में रहेगा। देखो बेटा, टाइम पे आना चाहिए ना बेटा, क्यों नहीं आया टाइम? बैठो आके, कितना लेट होगी क्लास शुरू, देखो। अच्छा, इज इट ओके? पता चला? तो छोटा हो लेकिन अगर वो कैपिटल नेचर का है तो उसको कंसिडर करेंगे, कंसिडर देम पीरियोडिक या लमसम पेमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट फ्रीक्वेंट एंड दे आर मेड वन टाइम इन लमसम, एक ही बार में पेमेंट करी जाती है, असेट्स खरीद ली एक ही बार में। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर, बिजली का बिल, पानी का बिल, वर्कर की सैलरी, क्या ऐसा होगा? बता सर अनन्या, कि आपके घर में जो नौकरानी आई काम करने के लिए, मेड आई, आपने उसे एक बार सैलरी दी, उसके बाद बोला भैया अब नहीं देंगे तुझे सैलरी,
ठीक है, और साथ ज्यादा सैलरी बोले तो चांटे मारेंगे तुम्हारे। एक बार सैलरी देने के बाद, नहीं अब तो हमारी होगी, अब तो कहीं जाएगी नहीं, है। ठीक है, तुम तो बोल भी लो, अबीर बोले तो क्या होगा, सींग मारेगी संजना इसके सिर पे, ऐसे कैसे को तुम्हारा हो गया, आ जाएंगे फिर। तो लमसम पेमेंट जो कहलाएगी वो जनरली कैपिटल नेचर की होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एसेट्स को इंस्टॉलमेंट में भी खरीद लेते हैं, तब भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। लेकिन एक बात समझना, आपने इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट तो कहलाएगा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो इंस्टॉलमेंट देंगे वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका ध्यान रखेंगे। गॉट इट। अच्छा नहीं, एक बार फिर से समझा दो। बेटा समझो, आपने एक ट्रक खरीद लिया, डिलीवरी ट्रक, जिसकी कीमत 50 लाख रुपया है। ठीक है, ले लिया। यस अरे सर। सुनो, तो ट्रक की कीमत तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होनी चाहिए, लेकिन आपने ट्रक खरीदने के लिए 10 लाख का एडवांस दिया और 40 लाख का लोन करा लिया। नहीं बेटा नहीं, दोनों ही। अब सुनो, जो लोन कराया आपने, तो जो लोन की प्रोसेसिंग फीस वगैरह थी, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अब लोन की ईएमआई बन गई, आपको हर महीने 50 हजार की इंस्टॉलमेंट देनी है, उसमें 40 हजार रुपए का तो क्या है, प्रिंसिपल है, और 10 हजार का क्या है, इंटरेस्ट है। तो ये 40 हजार रुपये आप प्रिंसिपल दे रहे हो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और 10 हजार रुपये जो इंटरेस्ट दे रहे हो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ रहे हैं? हाँ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे तो आपके एसेट्स के मालिक बनते चले जाएंगे ना, इंटरेस्ट देने से थोड़े एसेट्स के मालिक बनते हैं आप। इज इट क्लियर? बोलिए। यस सर। हाँ? यस। तुमने एक ट्रक खरीदा और उस ट्रक को ईएमआई दिया हर साल की, 50 हजार रुपए का ईएमआई दे रहे हो हर महीने की, उसमें 40,000 का प्रिंसिपल है और 10 हजार का इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट जुड़ा हुआ है। तो 40 हजार का जो प्रिंसिपल होता है ना बेटा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और जो 10 हजार का है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इतना लेट कैसे आए बेटा? अच्छा, अभी तुम्हारी क्लास शुरू नहीं हुई है, छोटे बच्चे बैठे हैं। इसे रखे, चलो। सोर्स ऑफ पेमेंट, मोस्टली पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड आउट ऑफ द कैपिटल। आपकी बिजनेस की जो होती है ना, जब स्टार्टेड बिजनेस विद 550 लाख 40 लाख, उससे करी जाती है, उससे करी जाती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट से करते हैं आप। गॉट इट? क्या सुना है कि वर्कर की सैलरी देने के लिए आपने अपना घर बेच दिया? ऐसा थोड़ी होगा, नहीं कर सकते ऐसा। तो जो प्रॉफिट होता है उससे ही आप क्या करते हैं, उसको पे करते हैं। गॉट इट? बट इट शुड बी कंसिडर्ड जनरल रूल, expenses paid out of capital are always capital expenditure and expenses paid out of revenue receipts were always revenue expenditure। ठीक है, ये हमेशा नहीं बोल के चलना है आपने। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचकर क्या करना पड़ता है, डे टू डे के एक्सपेंसेस, वरना आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, ये रूल नहीं है, कोई परमानेंट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अच्छा, नेचर, इट्स नेचर इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, whether any expenditure is a capital expenditure or revenue expenditure, nature of payment in the hands of recipient is not material. It may be possible that an item which is of revenue nature for a payee and is of a capital nature for the payee। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, ट्रक बेचने वाले के लिए, ट्रक को बेचना क्या रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अच्छा, कार शोरूम के लिए गाड़ियां बेचना क्या है भाई, रेवेन्यू नहीं बने। हाँ, उनका बिजनेस ही वही है भाई। कार शोरूम वाला क्या करेगा, मूलियां, आलू मूली बेचेगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं? मतलब शोरूम में गाड़ियां खड़ी हैं, शोरूम में गाड़ियां खड़ी हैं, और बाहर रेडी लगा के वो मूली और आलू बेच रहा है। क्यों लेट हो रहे हो इतना? फिर भी लेट हो तुम लोग, देखो बच्चे सारे आ गए। अबे छोटे बच्चे हैं ये, यार ये जीनियस। डर गया ना? डर के आगे जीत है। तो देखिए, अबे सुना, भी रुक जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो, लेकिन आपके लिए क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ठीक है जी। आप कार शोरूम के मालिक हैं, आप जब गाड़ियां बेच रहे हैं, आपके लिए तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया ना। लेकिन आप प्लॉट खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो आपके लिए क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नीचे आपके पास एक एग्जांपल है कि बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेकंड हैंड कार परचेज कर दी 1 लाख रुपए की, उस पर 10 हजार रुपए ओवरऑलिंग में लगा दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जल्दी बताइए। हाँ, उस पर खर्चा कर दिया ना ठीक करने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन पे जो पैसा खर्च किया वो क्या है, रिपेयर हो गया नेग्लिजेंस की वजह से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्स पेड एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन कार, रेवेन्यू नहीं सकता। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑन द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर, एयर जनरल मैनेजर के ऑफिस में एसी लगवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बात है आकांक्षा, so smart। नंबर 2, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट है। वेजेस पेड इन कनेक्शन विद इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी, अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री में 5,000 रुपए खर्च, रेवेन्यू। रिपेयर नेग्लिजेंस ऑफ मशीन का, और 100,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दिल्ली में आया था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। इसी तरह से आपके क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। अगर आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को, टेंजिबल इंटेंजिबल को बेच के पैसा कमाते हो तो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। लेकिन अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज से पैसा कमाते हो तो क्या कहलाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती है, ठीक है, इसके दो पर्पज होते हैं, या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या आपकी एसेट्स घटेगी। इससे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाया जाएगा। आप लोन लेंगे, कैपिटल रिसिप्ट है ना, लायबिलिटी बढ़ेगी। आप प्लांट मशीनरी बेचेंगे, पैसा आएगा तो एसेट्स घटेगी। तो कैपिटल रिसिप्ट दो तरह से दिखता है, या तो लायबिलिटी बढ़ाएगा या एसेट्स को घटाएगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है उसे कहाँ दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। ये डे टू डे की इनकम है आपकी। आप कार शोरूम के मालिक है ना, आपने कार को बेच के पैसा कमाया, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है जी। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा पांडे, इतना लेट कैसे, यू शुड बी, ओह माय गॉड। हाँ, तुम लोग बड़े लगते हो भाई, तुम छोटे बच्चे नहीं रहे। 2-3 महीने बाद तुम हो जाएंगे तो। अच्छा चलो चलो, लेट्स मूव फर्दर। अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या रिसिप्ट एज ए कैपिटल और लोन टेकन, ये कहलाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट रियलाइज बाय गुड्स एंड सर्विसेज, कितना लेट है बेटा, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ, बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। देखो आसपास कितने टाइम पे लोग आ गए, तुम क्यों नहीं आए टाइम पे। देखो तो सही उनको पहले एक बार। अबे छोटे बच्चे हैं, वो 11th के हैं। ठीक है चलो। हाँ, ये कैपिटल रिसिप्ट ना पहली शीट में दिखता है, तो लायबिलिटी में दिखेगा, एसेट्स में दिखेगा। भाई अभी भी लेट हो। अच्छा, नाइस, शार्प ऑब्जर्वेशन। अच्छा, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में शो होता है। ये कैपिटल रिसिप्ट है, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आते, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स को डिविडेंड के रूप में नहीं बांटते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, और अगली क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ी थ्योरी लेके फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।